नमस्कार, एग्ज़ाम हैप्पी बाई झारखंड चैनल में आपका स्वागत है। तो दोस्तों जुड़ चुका हूं मैं यहां पर आपके लिए जेटेट परीक्षा 2025-26 की तैयारी को लेकर के। तो आप सभी जेटेट का परीक्षा देने के लिए तैयार होंगे। जेटेट परीक्षा बहुत जल्द होने वाली है, तो आप सभी यहां पे क्लासेज के लिए अवश्य जुड़ेंगे। आपको बताते चले, जेटेट में तैयारी को लेकर के बहुत तरह से आपके मन में कौतूहल बना हुआ होगा कि किससे तैयारी करें, कहाँ से तैयारी करें। तो आपको बताते चले, जेटेट परीक्षा में यदि आपको परचम लहराना है तो आप झारखंड राज्य के अनुमोदित पाठ्यक्रम JCERT किताब को पढ़ना कभी भी नहीं भूलेंगे। बाहर का प्रैक्टिस सेट लेकर के यदि आप पढ़ रहे हैं तो वो आपके साथ धोखा हो रहा है, ठीक है। तो आप JCERT जैक का किताब ले लीजिए, जो कि आपको झारखंड राज्य के सरकारी विद्यालयों में मिलते हैं। अगर आपको नहीं मिल पाता है तो हम देखिए यहाँ पे झारखंड राज्य के सरकारी विद्यालय से आपको हूबहू हैंड रिटेन नोट्स डेली बना करके, जो आपका न्यू सिलेबस आया है उसके आधार पर यहाँ पर सभी सब्जेक्ट का, चाहे आप 1 से 5 के शिक्षक हो, चाहे 6 से 8 का शिक्षक हो, सभी की तैयारी करवाते हैं। आप घर बैठे यहाँ पर क्षेत्रीय भाषा छोड़ करके सभी सब्जेक्ट का केवल 500 रुपये में तैयारी कर सकते, जिसके लिए देखिए यहाँ पर आपको मोबाइल नंबर दिया गया है 9631054226 पर आप संपर्क करके यहाँ से सभी कोर्सेज परचेज भी कर सकते हैं, तैयारी भी कर सकते हैं। बहुत सारे कोर्सेज बन गए हैं, तो आप अवश्य संपर्क कर लेंगे, घर बैठे ही तैयारी यहाँ से हो जाएगी। चलिए देखते हैं आगे। बाल केंद्रित शिक्षा में प्राथमिक स्थान किससे दिया जाता है? पंजाब टेट 2017 का प्रश्न है। बाल केंद्रित शिक्षा में प्राथमिक स्थान किससे दिया जाता है? पंजाब टेट 2017 का प्रश्न है। पाठ्य पुस्तक को, शिक्षक के निर्देश को, बच्चों के अनुभव और सक्रिय भागीदारी को अनुशासन के बनाए रखने में, ठीक है। बाल केंद्रित शिक्षा में प्राथमिक स्थान किसको दिया जाता है? बाल केंद्रित शिक्षा में प्राथमिक स्थान किससे दिया जाता है, आपसे पूछा जा रहा है, ठीक है। ये पंजाब टेट 2017 का पूछा गया प्रश्न था, ठीक है। पाठ्य पुस्तक को दिया जाता है, शिक्षक के निर्देश को दिया जाता है, बच्चों के अनुभव और सक्रिय भागीदारी को दिया जाता है, या अनुशासन बनाए रखने को दिया जाता है, ठीक है। तो आपका क्या सही आंसर आप हमें करके बताएं। तो बाल केंद्रित शिक्षा में किसको ध्यान दिया जाता है? बच्चों के अनुभवों को और उसके सक्रिय भागीदारी को बाल केंद्रित शिक्षा में मुख्य रूप से स्थान दिया जाता है। राइट आंसर इसका सी हो जाएगा। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में कौन सी विशेषता बाल केंद्रित शिक्षा की नहीं है? आपको बताना है कि इसमें कौन सा जो विशेषता है वो बाल केंद्रित शिक्षा का नहीं है, आपको बताना है, ठीक है। ये हरियाणा टेट 2018 का पूछा गया प्रश्न है। शिक्षण के विभिन्न विधियां अपनाना, केवल पाठ्य पुस्तक को ही ज्ञान का एकमात्र स्रोत बनाना, बच्चों के चहुमुखी विकास पर ध्यान देना और लचीला पाठ्यक्रम होना, ठीक है। क्या इसमें आपका है, ठीक है। कौन सी विशेषता नहीं है आपसे पूछा गया है बाल केंद्रित शिक्षा का? तो बाल केंद्रित शिक्षा का कौन सा इसमें विशेषता नहीं है, ठीक है। तो बाल केंद्रित शिक्षा क्या करता है? तो शिक्षण की विभिन्न विधियों को अपनाता है, ठीक है। केवल पुस्तक को ही ज्ञान का मात्र स्रोत मानता है, ये गलत है। बाल केंद्रित शिक्षा केवल पुस्तक पर आधारित नहीं होता है, केवल पुस्तक पर आधारित नहीं होता है। बाल केंद्रित शिक्षा केवल पाठ्य पुस्तक पर आधारित नहीं होता है, इसलिए ये गलत है, ठीक है। बहुत बच्चे के चौमुखी विकास पर ध्यान देता है, तो ये बिल्कुल सही है। बाल केंद्रित शिक्षा में बच्चों के सर्वांगीण विकास पर ध्यान दिया गया है। और लचीला पाठ्यक्रम, तो बाल केंद्रित शिक्षा का पाठ्यक्रम लचीला होना चाहिए। अभी आपने इसके पहले विशेषता में सभी को देखा था, या पाठ्यक्रम का स्वरूप कैसा होना चाहिए था, उसमें आप लोगों ने देखा था इस सारे पॉइंट को, ठीक है। तो आपसे देखिए यहाँ पे क्या हो गया, कौन सा नहीं था? तो केवल पाठ्य पुस्तक को ही ज्ञान का एक स्रोत माना जाता है, ये आपका गलत है, ये आपका सही है। जो पूछा गया है वो नहीं है। क्लियर। अगला है, बाल केंद्रित शिक्षा में शिक्षक की क्या भूमिका होती है? बाल केंद्रित शिक्षा में एक शिक्षक का क्या भूमिका होता है? उत्तराखंड टेट 2021 में पूछा गया है, ठीक है। जो बाल केंद्रित शिक्षा है उसमें शिक्षक की क्या भूमिका होती है आपको बताना है, ठीक है। एक कठोर प्रशासक की होती है, एक मार्गदर्शक और सुगमकर्ता की होती है, कक्षा में चुपचाप बैठकर अवलोकन करने का होता है, केवल व्याख्यान देने का होता है, ठीक है। तो बाल केंद्रित शिक्षा में एक शिक्षक की क्या भूमिका होती है आपको बताना है, ठीक है। तो देखिए, जो बाल केंद्रित शिक्षा होता है उसमें एक शिक्षक का जो भूमिका होता है वह एक मार्गदर्शक और सुगमकर्ता के रूप में होता है। शिक्षक जो होता है एक आपका कुशल मार्गदर्शक और एक सुगमकर्ता साधन है, जो बाल केंद्रित शिक्षा में बच्चों को अच्छी तरह से यहाँ पे नियंत्रित कर पाता है, यानी उसको मार्गदर्शक और सुगमकर्ता के रूप में शिक्षक यहाँ पर बाल केंद्रित शिक्षा में कार्य कर रहा होता है, ठीक है।
बाल केंद्रित शिक्षा का मुख्य सिद्धांत क्या है? बाल केंद्रित शिक्षा का मुख्य सिद्धांत क्या है? ठीक है, रट कर याद करना। बाल केंद्रित शिक्षा का सिद्धांत क्या है? रट कर याद करना। ये बाल केंद्रित शिक्षा कभी नहीं कहता, रट कर याद करना। करके सीखना, लर्निंग बाय डूइंग, ये बिल्कुल सही है। बाल केंद्रित शिक्षा में बच्चा को करके सीखना, बच्चा को केंद्र बिंदु में रख के उसको करके सिखाने के लिए कहा गया है, ये सही है। परीक्षा केंद्रित शिक्षा, तो बाल केंद्रित शिक्षा में परीक्षा को कोई विशेष महत्व नहीं दिया गया है। दंड आधारित शिक्षा, इसमें से दंड को हटा दिया गया है, इसलिए बाल केंद्रित शिक्षा में मुख्य उद्देश्य क्या है? ये पंजाब टेट 2019 से पूछा गया था। तो बाल केंद्रित शिक्षा का मुख्य सिद्धांत जो है वो आपका यहाँ पर क्या है? करके सीखना। ठीक है, करके सीखना, लर्निंग बाय डूइंग जो है बाल केंद्रित शिक्षा का मुख्य सिद्धांत है। ठीक है, चलिए, आप जो ये चैनल का प्रसारण देख रहे हैं ये आपका है एग्जाम हैप्पी बाय झारखंड, जिसका मोबाइल नंबर है 96 310 54 226। आपका यह प्लामू सेशन से प्रकाशित किया जा रहा है। तो आप यहाँ से जुड़ करके आप जो है बना सकते हैं, सारे नोट्स पीडीएफ देख सकते हैं, सभी आपके हैंड रिटेन नोट्स हैं और आपका जो है एकदम गुणवत्ता और उतना ही प्रश्न, उतना ही पॉइंट डिटेल्स किए गए हैं जो आपको एग्जाम में, हर एग्जाम में पूछा जा रहा है। ठीक है, इसलिए आप सभी यहाँ से हर सब्जेक्ट का नोट्स लेकर के पढ़ सकते हैं, तैयारी कर सकते हैं। जरूर जुड़े और जल्दी जुड़े, ठीक है, जिससे कि आपका यहाँ से अच्छा मार्क्स आ सके। चलिए देखिए, बाल केंद्रित शिक्षा में मूल्यांकन किस प्रकार का होना चाहिए? ये बिहार शिक्षक पात्रता परीक्षा 2014 के पूछे गए प्रश्न हैं कि बाल केंद्रित शिक्षा में शिक्षा का मूल्यांकन किस प्रकार का होना चाहिए। ठीक है, पहला है केवल सत्र के अंत में लिखित परीक्षा द्वारा बच्चों की प्रगति के सतत और गुणात्मक मूल्यांकन के द्वारा केवल अंकों के आधार पर बच्चों के बीच प्रतिस्पर्धा बढ़ावा देने वाला। ठीक है, तो बाल केंद्रित शिक्षा में मूल्यांकन किस तरह से हो रहा है? तो बच्चों की प्रगति का सतत और गुणात्मक मूल्यांकन किया जा रहा है, कंटिन्यूअस उसका एवल्यूएशन होता है। सतत और व्यापक मूल्यांकन, सतत और गुणात्मक मूल्यांकन बच्चों का होता है बाल केंद्रित शिक्षा में। ठीक है, चलिए अगला है, यहाँ पे देखिएगा, प्रगतिशील शिक्षा का जनक किसे माना जाता है? प्रगतिशील शिक्षा का जनक किसको माना जाता है? हरियाणा टेट 2020 का पूछा गया प्रश्न है। जीन पियाजे को, बीएफ स्कैनर को, जॉन डीवी को, कोहलवर को। ठीक है, तो प्रगतिशील शिक्षा का जनक किसको माना जाता है? तो प्रगतिशील शिक्षा का जनक जो है आपको जॉन डीवी को माना जाता है। जॉन डीवी को प्रगतिशील शिक्षा का जनक माना जाता है। ठीक है, जॉन डीवी को प्रगतिशील शिक्षा, बाल केंद्रित शिक्षा का जनक माना जाता है, याद कर लीजिएगा। बाल केंद्रित शिक्षा का मुख्य आधार क्या है? जो बाल केंद्रित शिक्षा है उसका मुख्य आधार क्या है? ये उत्तराखंड टेट 2018 का पूछा गया प्रश्न है। शिक्षक की व्यक्तिगत रुचियां, प्रत्येक बच्चा विशिष्ट होता है, केवल अनुशासन, पाठ्य पुस्तक की विषय वस्तु। ठीक है, बाल केंद्रित शिक्षा का मुख्य आधार क्या है आपको बताना है। ठीक है, शिक्षक की व्यक्तिगत रुचियां, प्रत्येक बच्चा विशिष्ट होता है, केवल अनुशासन, पाठ्य पुस्तक की विषय वस्तु क्या होता है। ठीक है, देखिए आपको बता देते हैं, बाल केंद्रित शिक्षा का मुख्य आधार जो है शिक्षक की व्यक्तिगत रुचियां, ये कभी नहीं है। प्रत्येक बच्चा विशिष्ट होता है, ये बिल्कुल सही है कि बाल केंद्रित शिक्षा में प्रत्येक बच्चा की रुचि अलग अलग होता है, प्रत्येक बच्चा का प्रेरणा अलग अलग होता है, इसलिए प्रत्येक बच्चा विशिष्ट भी होता है, ये बिल्कुल सही है। बाल केंद्रित शिक्षा में केवल अनुशासन, ये बिल्कुल गलत है। पाठ्य पुस्तक पर आधारित, ये बिल्कुल गलत। ठीक है, यानी बाल केंद्रित शिक्षा का मुख्य आधार क्या है? तो प्रत्येक बच्चा अपने आप में विशिष्ट होता है। ठीक है ना, चलिए अगला है, बाल केंद्रित कक्षा में बच्चे सामान्यतः कैसे सीखते हैं? बाल केंद्रित कक्षा में बच्चे सामान्यतः कैसे सीखते हैं? सीजी टेट 2016 का पूछा गया प्रश्न है। केवल शिक्षक से, केवल पाठ्य पुस्तक से, व्यक्तिगत और सामूहिक दोनों से, केवल अपने माता पिता से। ठीक है, बाल केंद्रित कक्षा में बच्चा कैसे सीखता है? केवल शिक्षक से सीखता है, ये गलत है। केवल पाठ्य पुस्तक से सीखता है, ये भी गलत है। व्यक्तिगत और सामूहिक दोनों, यानी बच्चा अपने व्यक्तिगत पर्सनली लाइफ से भी सीखता है और वो ग्रुप में रह करके सीख रहा होता है। केवल अपने माता पिता से सीखता है तो ऐसा भी नहीं है, यानी राइट आंसर सी होगा। व्यक्तिगत और सामूहिक दोनों रूप से वह बच्चा बाल केंद्रित शिक्षा में सीख रहा होता है। ठीक है, अगला है, शिक्षण की किस पद्धति में करके सीखना सबसे अधिक बल दिया जाता है? एमपी टेट 2018। ठीक है,
शिक्षण की वह कौन सी विधि है जिसमें बच्चा करके सीखना लर्निंग बाय डूइंग पर बल दिया गया है? व्याख्यान विधि में, पाठ्यपुस्तक विधि में, बाल केंद्रित में या रटने की पद्धति में? ठीक है, तो शिक्षण की पद्धति में किस में करके सीखने का ध्यान दिया गया है? तो वह आपका बाल केंद्रित में या प्रगतिशील शिक्षा जो कहते हैं उस पर ध्यान दिया गया है। ठीक है, बाल केंद्रित शिक्षा में करके सीखना पर ध्यान दिया गया है। अगला प्रश्न है, बाल केंद्रित कक्षा में बच्चों को क्या अवसर मिलना चाहिए? बाल केंद्रित कक्षा में बच्चों को क्या अवसर मिलना चाहिए? पंजाब टेट 2020 में पूछा हुआ था। प्रश्नों को रटने का, अपनी बात कहने और प्रश्न पूछने का, शिक्षक की नकल करने का या शांत बैठने का? ठीक है, बाल केंद्रित कक्षा में बच्चों को क्या अवसर मिलना चाहिए? प्रश्नों को रटने का, तो बाल केंद्रित शिक्षा जो है वो बच्चों को रटने पर कभी जोर नहीं देता है। अपनी बात कहने और प्रश्न पूछने का, ये बिल्कुल सही है कि बाल केंद्रित शिक्षा में बच्चों को स्वतंत्रता दी जानी है जिससे बच्चा आपसे प्रश्न पूछ सके और आपसे कह सके खुल करके, जिससे आप उसका जो है निराकरण कर सके। तो बाल केंद्रित शिक्षा में किस बच्चों को क्या अवसर मिलना चाहिए? तो अपनी बात को कहने का और प्रश्न को पूछने का अवसर जरूर देना चाहिए। शिक्षक की नकल करने का बिल्कुल गलत है। शांत बैठने का बिल्कुल गलत है, यानी राइट आंसर इसका बी है। बाल केंद्रित शिक्षा में बच्चों को अपनी बात कहने का और प्रश्न पूछने का अवसर मिलना चाहिए। ठीक है, चलिए अगला है, बाल केंद्रित शिक्षा का समर्थन निम्नलिखित में से किस विचारक द्वारा किया गया? ठीक है, बाल केंद्रित शिक्षा का समर्थन निम्नलिखित में से किस विचारक द्वारा किया गया है? उत्तराखंड टेट 2019 में पूछा गया था। ठीक है, B.F. स्किनर के द्वारा, चार्ल्स डार्विन के द्वारा, एरिक इरिक्सन के द्वारा, जॉन डेवी के द्वारा। ठीक है, बाल केंद्रित शिक्षा में शिक्षा का समर्थन किसने किया? तो वो आपको वैज्ञानिक जो थे उनका नाम था जॉन डेवी। जॉन डेवी ने बाल केंद्रित शिक्षा का विचार का समर्थन यहाँ पे किया है। ठीक है, जॉन डेवी इसका राइट आंसर हो जाएगा। बाल केंद्रित शिक्षा में मूल्यांकन का उद्देश्य क्या है? बाल केंद्रित शिक्षा में मूल्यांकन का मुख्य उद्देश्य क्या है? ये आपका पूछा गया है यूपी टेट 2014 में। बच्चों को पास या फेल करना, ये एक बाल केंद्रित शिक्षा का उद्देश्य नहीं है। बच्चों के बीच प्रतिस्पर्धा पैदा करना, ये भी बाल केंद्रित शिक्षा का उद्देश्य नहीं है। अधिगम में आने वाले कठिनाइयों को समझकर उनमें सुधार करना, ये बिल्कुल सही है कि बाल केंद्रित शिक्षा में मूल्यांकन का जो उद्देश्य होना चाहिए कि वो उनको सीखने के स्तर में कौन कौन सी कठिनाइयाँ आ रही है उसको समझकर उनमें सुधार करना, यही बाल केंद्रित शिक्षा का मुख्य उद्देश्य है। तो राइट आंसर इसका सी है। बच्चों को दंडित करना ये बाल केंद्रित शिक्षा का उद्देश्य नहीं है, मूल्यांकन नहीं होना चाहिए। ठीक है, निम्नलिखित में कौन सा विकल्प बाल केंद्रित शिक्षा का गुण नहीं है? इसमें कौन सा ऐसा विकल्प है जो बाल केंद्रित शिक्षा का गुण नहीं है? दिमाग में रखिएगा नहीं बात को। सीजी टेट 2016 में पूछा है। ठीक है, सक्रिय भागीदारी बताइए, आपको अभी पाठ्यपुस्तक के बारे में बताया गया था बाल केंद्रित शिक्षा का। तो बाल केंद्रित शिक्षा में सक्रिय भागीदारी बच्चों को होनी चाहिए, बिल्कुल सही है। जिज्ञासा को प्रोत्साहन, तो बाल केंद्रित शिक्षा में बच्चों की जो जिज्ञासा होती है उसको प्रोत्साहन दिया जाता है जिससे कि बच्चे उसको शिक्षक के बीच बोल सके, रख सके। ठीक है, शिक्षक केंद्रित व्याख्यान बिल्कुल गलत। बाल केंद्रित शिक्षा में यहाँ पर बालक को केंद्र में रख के व्याख्या दिया जाता है, न कि शिक्षक को, बिल्कुल गलत है। खोजपूर्ण अधिगम सही है, खोजपूर्ण अधिगम इसमें बनाया गया है। ठीक है, तो इसमें पूछा गया कौन सा विकल्प नहीं है? तो ये शिक्षक केंद्रित व्याख्या नहीं है, ये बालक का केंद्रित में रख के बनाया गया है। बाल केंद्रित शिक्षा प्रणाली में पाठ्यक्रम कैसा होना चाहिए? बाल केंद्रित शिक्षा प्रणाली में पाठ्यक्रम कैसा होना चाहिए? ये पंजाब टेट 2018 का पूछा गया प्रश्न है। कठोर और निश्चित, केवल परीक्षा पर आधारित, लचीला और बच्चों की आवश्यकता के अनुरूप, केवल पाठ्य पुस्तक तक सीमित होना चाहिए। ठीक है, बाल केंद्रित शिक्षा में शिक्षण का पाठ्यक्रम कैसा होना चाहिए? अभी आप लोगों ने पॉइंट टू पॉइंट देखा था, उसमें क्या था बताइए आपको। कठोर और निश्चित होना चाहिए, बिल्कुल नहीं। बाल केंद्रित शिक्षा में कठोर चीज नहीं बनाया गया। केवल परीक्षा पर आधारित होना चाहिए, ये भी नहीं। ठीक है, लचीला और बच्चों की आवश्यकता के अनुरूप होना चाहिए, बिल्कुल। बाल केंद्रित शिक्षा का शिक्षण प्रणाली कैसा है? लचीला है और बच्चों की आवश्यकता के अनुरूप आधारित है। राइट आंसर इसका सी हो जाएगा। ठीक है, राइट आंसर इसका। डिसलेक्सिया संबंधित है बताइए, यूपी टेट, सीजी टेट, एमपी टेट सब में आ गया। ठीक है, डिसलेक्सिया किससे संबंधित है? पठन विकार,
गणितीय संबंधी विकार, लेखन संबंधी विकार, ग्रामक कौशल संबंधित विकार। ठीक है, देखिए यहाँ पर क्या आ गया, आप याद रखिएगा लैक्सिया। लैक्सिया है ना, आपको बताया था हमने कि लक्स को लुक्स पढ़ रहा था बच्चा, और लुक्स को आप याद रखिएगा लैक्सिया। तो ये पढ़ने में प्रॉब्लम का विकार है, इसलिए पठन संबंधी विकार है। कैसा विकार है? पठन विकार है। राइट आंसर ए हो जाएगा। चलिए अगला है, देखिए यहाँ पे हमने हिंट्स कर दिया है, जो वीडियो देख लिए ठीक है, जो नहीं देखे इनके लिए यहाँ भी है, तो आप इसको देख लीजिएगा। एलेक्सिया किससे संबंधित है बताइए? एलेक्सिया मतलब यहाँ पर लैक्सिया। लैक्सिया याद रखिएगा, लक्स को बच्चा लुक्स पढ़ रहा है, लुक्स मतलब लैक्सिया है, और लैक्सिया पढ़ने में गलती किया है, इसलिए पठन विकार है। ठीक है, तो ये पठन विकार से जुड़ा हुआ है। क्लियर? चलिए, राम जब किताब पढ़ने लगता है, देखिए प्रश्न है कि राम जब किताब पढ़ने लगता है तो वह सा को वाज पढ़ता है, यह किस विकार से ग्रसित है? ठीक है, पढ़ने का विकार है। पढ़ने में कौन सा होता है? ये पढ़ने में गलती कर रहा है, इसलिए ये पठन विकार होगा। ठीक है, कैसा विकार होगा? पठन विकार होगा। पढ़ने की गलती हो रही है बच्चे से। MP टेट 2016, उत्तराखंड टेट 2020 में पूछा गया है। ठीक है, नेक्स्ट प्रश्न है, एक प्रतियोगिता में बच्चा एम को डब्लू पढ़ रहा है। एक प्रतियोगिता में बच्चा एम को डब्लू पढ़ रहा है, यह किस रोग से ग्रसित है? पंजाब टेट 2015, CG टेट 2018 में पूछा है। मौखिक भाषा, लेखन विकार, पठन विकार या कोई नहीं। ठीक है, किस रोग से ग्रसित है? ठीक है, एक प्रतियोगिता बच्चा एम को क्या पढ़ दिया बताइए? डब्लू पढ़ दिया। लिखा नहीं है, पढ़ा है, दिमाग में रखिएगा। एम को डब्लू पढ़ रहा है, यानी ये पढ़ने में गलती कर रहा है। पढ़ने में गलती कर रहा है ना, ये किस में जाएगा बताइए? पठन विकार में जाएगा ना, पठन विकार है। क्लियर? पठन विकार है। चलिए अगला, सीता को कक्षा में लिखने के लिए बॉय कहा जाता है। सीता को कक्षा में लिखने के लिए बॉय कहा जाता है, लेकिन वह डॉय लिख देती है, यह किस रोग से ग्रसित है? MP टेट 2018, UP टेट 2020 का पूछा गया प्रश्न है। डिस्ग्राफिया है, डिसलेक्सिया है, डिसकैलकुलिया है, डिस्मोर्फिया है। क्या है आपको बताना है। ठीक है, चलिए एक एक करके हम लोग ऑप्शन देखते हैं। ग्राफिया किस में होता है बताइए? ग्राफ, तो ग्राफ कैसे बनाया जाता है? लिख कर, यानी लिखने वाले अक्षमता को किस में डालते हैं? ग्राफिया में। लैक्सिया क्या है? बच्चा लक्स को लुक्स पढ़ रहा था, जो लैक्सिया था, तो डिसलेक्सिया पढ़ने वाले अक्षमता है। कैलकुलिया क्या था? तो कैलकुलिया कैलकुलेशन से जुड़ा हुआ है, इसलिए गणितीय संबंधी विकार है। और डिस्मोर्फिया में यहाँ पर भ्रम वाली स्थिति होती है। ठीक है, तो आपसे पूछा है कि कक्षा में लिखने के लिए बॉय को डॉय लिखा था। ठीक है, तो ये क्या हो गया? लिखना क्या होता है? तो लिखा जाता है कौन? ग्राफ लिख कर बनाया जाता है, इसलिए ग्राफिया से जुड़ा है। ग्राफिया यहाँ देखिए इसमें है, और इसके पहले डिस लगा, इसलिए डिस्ग्राफिया जाएगा। राइट आंसर डिस्ग्राफिया होगा। क्लियर? बाकी हमने नीचे सारा चीज लिख दिया है। एक बच्चा P को Q लिखता है, यह किस रोग से ग्रस्त है? यह पंजाब टेट 2020 और CG टेट 2019 का पूछा गया प्रश्न है। एलेक्सिया, डिस्ग्राफिया, अफेजिया या कोई नहीं। ठीक है, एक बच्चा P को Q लिखता है। क्लियर? देखिए बच्चा P को Q लिख रहा है, बच्चा P को क्या लिख रहा है? Q लिख रहा है। ठीक है, ये लिखने संबंधी कठिनाइयाँ हैं। ठीक है, तो लिखने वाला के लिए हमने क्या ट्रिक बताया आपको कि ग्राफ लिख कर बनाया जाता है, इसलिए लिख कर जो प्रॉब्लम होगा वो ग्राफ मतलब ग्राफिया से जुड़ा होगा। और ग्राफिया वाला सेशन कहाँ पे है? तो ग्राफिया वाला सेशन यहाँ पर है, ग्राफिया है, इसके पहले डिस लगाया तो डिस्ग्राफिया सही आंसर है। ठीक है, बस देखिए इसी तरह से आप प्रश्न को पकड़ते जाइएगा। आपका यहाँ पे जो है CDP बहुत ही अच्छा हो जाएगा। 7 चैप्टर दिए हैं, 7 चैप्टर हम आपको बहुत जल्द समाप्त कर दे रहे हैं। इतना से आपको बहुत अच्छा यहाँ पे अंक उड़ जाएगा। तो देखिए जो शिक्षक अभी तक यहाँ से JCRT का टेक्स्ट बुक और सारे इंपॉर्टेंट प्रश्न को लेने के लिए नहीं जुड़े हैं, वो जुड़ जाइएगा। अभी आपको देखिए यहाँ पर EVS का नोट्स पूरे कंप्लीट है, आपको 5 टॉपिक, उसको आप लेकर के पढ़ लीजिएगा। 150 रुपये मिल रहे हैं। ठीक है, आपको फिर मैथ भी पूरे सेशन 1 to 5 के कंप्लीट हो गए हैं, आप ले सकते हैं, वो भी आपको 150 मिलेंगे। हिंदी का पूरा सेशन कंप्लीट है, वो आप 100 रुपये में यहाँ से ले सकते हैं, जो JTET न्यू सिलेबस जारी किया गया है। ठीक है, आराम से। अगर जो सिंगल लेना चाहते हैं, नहीं तो 1 to 5 की तैयारी केवल 500 में और 6 to 8 की तैयारी 500 में और दोनों की तैयारी 800 में करवाया जा रहा है। आप 100% यहाँ से प्योर JCRT किताब, बहुत कम प्रश्न, बहुत ज़्यादा अंक उठा सकते हैं। इसी तरह से आपको सारा चीज़ बनाया हुआ मिलेगा, इसलिए आप यहाँ से ले सकते हैं। सारे सेशन, ज्योग्राफी सेशन, सिविक सेशन, हिस्ट्री सेशन, सब कुछ आपकी तैयारी की ओर है। आप जुड़ करके तैयारी करेंगे तो उससे बेस्ट तैयारी और कहीं आपको मिलने जानने वाला नहीं है। ठीक है,
तो लेडी को लेबी लिख के आ रहा है, यानी यहाँ पर लिखने वाला प्रॉब्लम है। तो लिखने वाला प्रॉब्लम के लिए हम लोग याद रखते हैं कि ग्राफ लिख कर बनाया जाता है, इसलिए लिखने वाली समस्या जो भी आए उसको ग्राफिया में डालिएगा। ग्राफिया कहाँ है? ई में है, इसलिए डिस्ग्राफिया ई इसका राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, चलिए अगला प्रश्न आया हुआ था, देखिए यूपी टेट और सीजी टेट दोनों में पूछा हुआ था। क्या पूछा हुआ था कि एक पेंटिंग प्रतियोगिता में रीता को पैरेट का चित्र बना करके देने के लिए कहा गया। वह पैरेट का चित्र बनाते हैं लेकिन वह पेपर पर कैरोट लिखकर आ जाती है, यह किस रोग से ग्रसित है? यूपी टेट 2016। ठीक है, लिखने में समस्या हुआ है, पी के जगह क्यू हुआ है, लिखने में समस्या हुआ है। तो लिखने के लिए हमने बताया कि ग्राफ लिख कर बनाओ, इसलिए लिखने वाले अक्षमता को ग्राफिया कहते हैं, इसलिए यह डिस्ग्राफिया हो जाएगा। क्लियर? चलिए अगला देखिएगा, लिखने संबंधी कठिनाई किस रोग से ग्रसित है? पंजाब टेट 2021, हरियाणा टेट 2019 से पूछा है। लिखने संबंधी कठिनाई किस रोग से ग्रसित है? तो अभी आपको बताया डिस्ग्राफिया से ही है। ठीक है, ग्राफिया में ग्राफ लिख कर बनाया जाता है, इसलिए लिखने वाली समस्या डिस्ग्राफिया। फेजिया में क्या है? भाषा को फेज बाय फेज सीखा जाता है, इसलिए मौखिक भाषा संबंधित विकार डिस्फेजिया। कैलकुलिया में क्या है? कैलकुलिया कैलकुलिया क्या है? तो कैलकुलिया कैलकुलेशन से जुड़ा हुआ है, और ये कैलकुलेशन मैथ सेशन में होता है, मैथ गणित हो गया, तो गणित संबंधी विकार आपका डिस्कैलकुलिया है। इस तरह से याद कर लीजिएगा, नहीं तो फिर छोड़ के आइएगा तो पछतावा होगा आपको। ठीक है, इसलिए इसको डेली जुड़िए और डेली तैयारी कीजिए। गणितीय कार्य से जुड़ी अक्षमता को कहा जाता है उत्तराखंड टेट 2017, पंजाब टेट 2016, डिस्ग्राफिया, डिस्कैलकुलिया, डिस्फेजिया, डिस्मोर्फिया। ठीक है, गणितीय कार्य से जुड़ी अक्षमता को क्या कहा जाता है? ठीक है, देखिए गणित किससे है बताइए? गणित में क्या होता है? कैलकुलेशन होता है ना, गणित में कैलकुलेशन, और कैलकुलेशन मतलब कैलकुलिया आपको हमने बताया था ना। तो गणितीय कार्य से जुड़ी अक्षमता कैलकुलिया, और कैलकुलिया का अगर डिस लगाई तो डिस्कैलकुलिया, तो डिस्कैलकुलिया होगा। ठीक है, चलिए अगला है, देखिए यहाँ पे हमने उसी को क्लियर किया है, आपको यहाँ पे क्लियर कर दिया है, ये चीज़ सारा चीज़ लिखा हुआ है। समझने के ख्याल से आपको हमने बहुत यहाँ पे अच्छे तरह से नोट्स तैयार किए हैं, तो इसलिए आप सभी यहाँ से अवश्य जुड़ करके तैयारी कर लीजिएगा। सारे सब्जेक्ट का नोट्स उपलब्ध है। गणित प्रतियोगिता में एक बच्चा 2 × 3 = 5 लिखकर आता है, यह किस रोग से ग्रसित है? हरियाणा टेट 2016 और रीट 2014 में पूछा गया है। ठीक है, गणित का है 2 × 3, यानी बच्चा गुना नहीं इसको प्लस समझ रहा है। तो ये जो गणित वाली समस्या होती है उसमें क्या होता है? कैलकुलेशन गलत होता है। तो कैलकुलेशन मतलब क्या हमने आपको बताया? कैलकुलिया या कैलकुलेटर। कैलकुलेशन कैलकुलेटर से, और कैलकुलेटर मतलब कैलकुलिया, याद रखिएगा। तो कैलकुलिया के आगे डिस लगाइएगा तो डिस कैलकुलिया बनेगा, यानी जो कैलकुलेशन वाली चीज़ जितनी भी आ जाए, मैथ वाली चीज़ है, कैलकुलेशन वाली चीज़ जितनी भी आ जाए, गणित वाली चीज़ जितनी भी आ जाए, सभी कोई कैलकुलेशन से रहेगा। कैलकुलेशन को कैलकुलिया याद रखना है और उसके आगे डिस लगा देना है, डिस कैलकुलिया हो जाएगा। ठीक है, राइट आंसर इसका ये हो जाएगा। प्रियंका अपनी कक्षा में 6/2 = 4 लिख देती है। प्रियंका अपनी कक्षा में 6/2 = 4 लिखती है, बच्चा किस रोग से ग्रसित है? अफेजिया, डिस्कैलकुलिया, डिसलेक्सिया, कोई नहीं। ठीक है, यूपी टेट 2016 और उत्तराखंड टेट 2018 का पूछा गया प्रश्न है। ठीक है, प्रियंका अपनी कक्षा में क्या लिखी है? 6/2 = 4, यानी भागा को क्या समझी? माइनस समझी, समझे ना, तब नहीं यहाँ पर 4 लिख दी। बताइए, तो ये गणित संबंधी प्रॉब्लम है, और गणित में क्या होता है? कैलकुलेशन होता है। कैलकुलेशन किससे करते हैं लोग? कैलकुलेटर्स करते हैं, और कैल जैसे आ गया तो उसको कैलकुलिया कर दीजिएगा। तो अब यह रोग है, इसलिए इसको डिस्कैलकुलिया में डालेंगे हम लोग, डिस्कैलकुलिया इसका राइट आंसर होगा, बी इसका राइट आंसर है। ठीक है, नमिता 4/2 = 6 लिख रही है, यह किस रोग से ग्रसित है? डिस्ग्राफिया, डिस्कैलकुलिया, डिस्फेजिया, कोई नहीं। ठीक है, 4/2 = 6, यानी क्या हो रहा है? भागा को प्लस समझ रही है, इससे यह 6 लिखा गया है। तो ये गणित का रोग है, गणित में कैलकुलेशन, कैलकुलेशन में कैलकुलिया, यानी डिस्कैलकुलिया होगा, राइट आंसर डिस्कैलकुलिया होगा। ठीक है, चलिए एक बच्चा मौखिक रूप से भाषा का संप्रेषण नहीं कर पा रहा, वह किस रोग से ग्रसित है? डिस्ग्राफिया, डिस्कैलकुलिया, डिस्कैलकुलिया, डिस्फेजिया या डिस्मोर्फिया, क्या है? ठीक है, ये आपको बताना है, एमपी टेट 2018 का प्रश्न है। ठीक है, तो देखिए भाषा का, जैसे मौखिक भाषा कहता है, तो आपको बताया था भाषा कैसे सीखा जाता है? फेज बाय फेज सीखा जाता है। तो भाषा वाला जब रोग आएगा तब फेज मतलब फेजिया याद रखिएगा, फेजिया। ठीक है, तो ये भाषा के लिए कौन आएगा? डिस्फेजिया आएगा। फेजिया मतलब भाषा फेज बाय फेज, फेजिया डिस्फेजिया। ठीक है, देखिए यहाँ पे हमने बना भी दिया है, जो बोला उसको बना दिया। भाषा फेज बाय फेज सीखा जाता है, इसलिए इसको फेजिया कहा जाता है, और भाषा संबंधी विकारों को डिस्फेजिया कहा जाता है। ठीक है, एक बच्चा जिसकी बुद्धि लब्धि 120 से अधिक है, 120 से अधिक है, वह बच्चा किस प्रकार का
होगा। ठीक है, हम लोग देख रहे थे 90 से 110 के बीच में था, तो वो क्या था, आपका एवरेज था। ठीक है, मतलब सामान्य बच्चा था। फिर क्या था, 110 से 120 के बीच में था, तो वह तीव्र बुद्धि का था। और 110 से 120 हो गया, 110 से 120 से 130 के बीच था, तो आपका यहाँ पर प्रखर बुद्धि था। ठीक है, और उसके बाद आपका क्या था, प्रतिभाशाली है। ठीक है, तीव्र बुद्धि है, प्रखर बुद्धि यही है। तो यहाँ पर 140 120 से अधिक है, तो वह कौन बुद्धि है, प्रखर बुद्धि है। हरियाणा टेट में आया है और पंजाब टेट में आया है 2016 में। ठीक है, एक बच्चा जिसकी बुद्धि लब्धि 110 से अधिक है, 110 से अधिक है, वह किस प्रकार का बच्चा है। देखिए, यूपी टेट 2012, सीजी टेट 2016, यू टेट 2018। ठीक है, तो वह बच्चा किस प्रकार का है, तो आपका देखिए 110 से अधिक है। ठीक है, तो आपका सबसे पहले 90 से 110 के बीच में क्या है बताइए, 90 से 110 के बीच में वह बच्चा सामान्य है, एवरेज बच्चा है। ठीक है, और 110 से 120 के बीच में कैसा था, तो वह सामान्य के बाद वह तीव्र बुद्धि का था, ओवर एवरेज था। और 120 से 100 ऊपर 130 तक क्या था, तो ये प्रखर बुद्धि का था। और फिर 130 से ऊपर जाइएगा तो अति उत्कृष्ट था, और उसके बाद प्रतिभाशाली था। तो ये हो जाएगा तीव्र बुद्धि का बच्चा। ठीक है, एक बच्चा जिसकी बुद्धि लब्धि 100 है, वह बच्चा किस प्रकार का है। ठीक है, एक बच्चा जिसकी बुद्धि लब्धि 100 है, वह किस प्रकार का बच्चा है। चार्ट को निकालिए दिमाग में से और निकालिए। ठीक है, ये पंजाब टेट 2018 और यूपी टेट 2019 का पूछा गया प्रश्न है। ठीक है, तो एक बच्चा जिसकी बुद्धि लब्धि 100 है, वह किस प्रकार का बच्चा है बताएंगे। तो 90 से 100 के बीच में यह बच्चा कैसा होता है, आपको भी बताया था, एवरेज होता है, सामान्य होता है। तो 90 से 110 तक में होता है। ठीक है, 90 से 110 तक वाला क्या होता है, सामान्य होता है। तो ये 100 पढ़ रहा है, 90 से 110 के बीच में, इसलिए सामान्य बुद्धि का बच्चा है, सामान्य बुद्धि है। ठीक है, राइट आंसर इसका डी हो जाएगा। एक बच्चा जिसकी बुद्धि लब्धि 90 है, एक बच्चा जिसकी बुद्धि लब्धि 90 है, वह किस प्रकार का बच्चा है। ठीक है, एक बच्चा जिसकी बुद्धि लब्धि 90 है, वह किस प्रकार का बच्चा है। ठीक है, देखिए बुद्धि लब्धि 90 से 100 के बीच, यानी 90 से ऊंचा होना चाहिए। ठीक है, 90 से 100 के बीच होना चाहिए, तो वो 90 से 110 के बीच में होता है, तो वो सामान्य बुद्धि का होता है। एक बच्चा जिसकी बुद्धि लब्धि 90 है, ठीक है, वह किस प्रकार का होगा, तो वह जो है आपका यहाँ पर मंद बुद्धि में चला जाएगा, या नहीं तो आप उसको सामान्य बुद्धि में भी ले सकते हैं। ठीक है, क्योंकि यह 90 पर आकर के ठीक है। ठीक है, 90 तक तो मंद बुद्धि होता है, 90 से ऊपर और 100 के बीच ये आपका चला जाता है सामान्य बुद्धि में, 90 से ऊपर और 100 के बीच। लेकिन ये 90 पर है, तो इसको आप मंद बुद्धि में टिक कीजिएगा। ठीक है, ऑप्शन देख लेना है, ऐसे इसका मंद बुद्धि में आपका चला जाएगा, चार्ट पर देख लीजिएगा। ठीक है, चलिए अब बुद्धि लब्धि पर आधारित आंकिक प्रश्न। ठीक है, बुद्धि लब्धि पर आधारित आंकिक प्रश्न को हम लोग यहाँ पे देखेंगे। ठीक है, बुद्धि लब्धि का सूत्र हमने आपको क्या बताया था, बुद्धि लब्धि का सूत्र था आपका मानसिक आयु बट्टे वास्तविक आयु इंटू 100। तो इसी पर हम लोग यहाँ पर देखिए एक प्रश्न आपका एग्जाम में पक्का रहेगा, एक प्रश्न आपका एग्जाम में बुद्धि लब्धि निकालने के लिए पक्का रहेगा, तो उसको भी आप लोग यहाँ पे देख लीजिए। ठीक है, सूत्र है आपका, सूत्र आपको दिखा दिए हैं। चलिए इसे प्रश्न किस प्रकार का आता है उसको भी बनाने का कोशिश हम लोग करते हैं। ठीक है, 5 वर्ष के मोहन की मानसिक आयु 8 वर्ष है। ठीक है, उसकी बुद्धि लब्धि कितनी है, एमपी टेट 2016 में पूछा गया है। ठीक है, चलिए करते हैं। 5 वर्ष का मोहन 5 वर्ष का है, मतलब जो उसका आयु होता है वो क्या कहलाता है, वास्तविक आयु कहलाता है। जितना उम्र का कोई बच्चा होता है वो उसका वास्तविक आयु होता है। ठीक है, वास्तविक आयु कितना है आपका, 5 वर्ष है, और मानसिक आयु 8 वर्ष है। 5 वर्ष का मोहन है, लेकिन वो 8 वर्ष के बच्चा का जैसा काम कर रहा है, तो 8 वर्ष का बच्चा यानी वो मानसिक आयु है। तो मानसिक आयु आपको दे दिया कितना, 8 वर्ष। ठीक है, मानसिक आयु बराबर दे दिया 8 वर्ष। तो उसकी बुद्धि लब्धि कितनी है, चलिए ठीक है, आपको पता है बुद्धि लब्धि बराबर क्या होता है, मानसिक आयु। तो मानसिक आयु 8 वर्ष बट्टे वास्तविक आयु, तो वास्तविक आयु 5 हो गया, और इंटू क्या हो गया, 100 हो गया। 5 से 20 बार में कटेगा 100, तो 20 अट्ठे 160, यानी 160 हो गया। तो यह क्या है, 140 से अधिक वाला सेशन में जा रहा है, तो 140 से अधिक है, इसलिए कैसा बच्चा है, ये प्रतिभाशाली बच्चा है। ठीक है, तो इसकी बुद्धि लब्धि कितनी होगी, 160 होगी, और 160 ऑप्शन किस में है, बी में है, तो बी आपका राइट आंसर हो गया। ठीक है, चलिए बाकी नीचे देखिए बनाया हुआ है, बच्चा 5 वर्ष का है तो वास्तविक आयु 5 वर्ष, 8 वर्ष के जैसा सोच रहा है तो मानसिक आयु 8 वर्ष, इसलिए बुद्धि लब्धि का सूत्र मानसिक आयु बट्टे वास्तविक आयु इंटू 100 हो जाएगा। ठीक है, तो अब देखिए 8 बट्टे 5 गुने 100, 5 से 20
8 20 से 160, यह बच्चा प्रतिभाशाली है। क्लियर, यह बच्चा प्रतिभाशाली है। चलिए अगला प्रश्न बनाइएगा। देखिए आप लोग भी बनाते चलिएगा, फटाफट बनाकर जरूर कमेंट कीजिएगा कि आपका कितना सही हो रहा है। अगर बुद्धि लब्धि आपको सही में समझ में आ जाए तो आप कमेंट अवश्य कीजिएगा कि बुद्धि लब्धि क्लियर है मेरा। ठीक है, मेरा बुद्धि लब्धि क्लियर है, लिख के जरूर कमेंट कर दीजिएगा। ठीक है, और जेटेट में परचम लहराना है तो यहाँ से जुड़ जाइए, और सारा कुछ आपको इसी तरह से बहुत हल्के स्वभाव में सारा चीज़ हमने मेंशन कर दिया, सभी सब्जेक्ट का, आप यहाँ से जुड़ जाइएगा। ठीक है, 10 वर्ष के बच्चा का मानसिक आयु 12 वर्ष है, उसकी बुद्धि लब्धि कितनी होगी, उत्तराखंड टेट 2020 में पूछा गया है। ठीक है, चलिए देखिएगा यहाँ पे 10 वर्ष का बच्चा है, बच्चा 10 वर्ष का है, तो 10 वर्ष का बच्चा है मतलब ये कौन सा आयु है, उसका वास्तविक आयु है। ठीक है, वास्तविक आयु है। वास्तविक आयु कितना हो गया आपका, 10 वर्ष हो गया। मानसिक आयु 12 वर्ष का है, उसका दिमाग कितना काम कर रहा है, मानसिक आयु कितना है, वो 12 वर्ष के बच्चा का जैसा काम कर रहा है। ठीक है, तो बुद्धि लब्धि निकाल दीजिए। तो बुद्धि लब्धि का सूत्र आपको याद है क्या, ये क्या सूत्र याद था आपको, मानसिक आयु बट्टे क्या था, वास्तविक या कालानुक्रमिक आयु, और इंटू क्या था, 100 था। तो मानसिक आयु कितना है बच्चा का, 12 वर्ष, और वास्तविक आयु वह बच्चा कितना का है, 10 का है, और इंटू क्या कीजिएगा, 100 कीजिएगा, 10 दहाई 100 हो जाएगा, बराबर 120 हो जाएगा। ठीक है, तो बच्चा का बुद्धि लब्धि अगर 110 से 120 तक है, 110 से 120 तक है, तो यह बच्चा कैसा होगा बताइए, तो यह बच्चा आपका जो होगा तीव्र बुद्धि का होगा। ठीक है, तो यहाँ पे आपको राइट ऑप्शन हो जाएगा। यहाँ पे वास्तविक आयु बुद्धि लब्धि निकल गया है, 120 है, और बच्चा तीव्र बुद्धि का है, देखिए लिखा हुआ है। क्लियर, तो चार्ट बना लेंगे, उस चार्ट को याद कर लेंगे, 90 से लेकर के स्टार्ट कीजिएगा, नीचे तक भी चार्ट को जरूर देख लीजिएगा, यहाँ से प्रश्न रहेगा, या बुद्धि लब्धि का सूत्र जरूर देख लीजिएगा, यहाँ से भी प्रश्न रहेगा। इसको छोड़ के आप जा रहे हैं मतलब 2 नंबर आप छोड़ के जा रहे हैं, 2 नंबर आप छोड़ के एग्जाम में जा रहे हैं। ठीक है, बहुत ही देखिए CDP सरल है, और आपको अच्छे तरीके से यदि इसको पढ़ लीजिएगा तो आपको बुद्धि लब्धि समझने में कोई दिक्कत नहीं आएगी कभी भी। ठीक है, चलिए अगला देखिएगा। 10 वर्ष के बच्चा का मानसिक आयु 7 वर्ष का है, 10 वर्ष के बच्चा का मानसिक आयु 7 वर्ष का है, उसकी बुद्धि लब्धि कितनी है। ठीक है, 10 वर्ष के बच्चा है और उसका मानसिक आयु 7 वर्ष है, यानी बच्चा 10 वर्ष का जरूर है लेकिन उसका दिमाग 7 वर्ष के बच्चा का जैसा है, तब बुद्धि लब्धि कितना होगा। ठीक है, पंजाब टेट 2021 में पूछा है, 60 70 80 क्या होगा। ठीक है, चलिए देखिए 10 वर्ष का बच्चा है, बच्चा अगर 10 वर्ष का है तो वास्तविक आयु तो उसका दे ही दिया कि 10 वर्ष का हुआ है, 10 वर्ष का है, लेकिन मानसिक आयु 7 वर्ष, यानी वो बच्चा का दिमाग 7 वर्ष के जैसा काम कर रहा है। मानसिक आयु कितना है, 7 वर्ष का है। अब वो किस प्रकार का बच्चा है बताना, बुद्धि लब्धि कितना है बताना है आपको। तो बुद्धि लब्धि बराबर क्या हो जाएगा, मानसिक आयु, तो मानसिक आयु 7 वर्ष के जैसा है। वास्तविक आयु तो बच्चा वास्तव में 10 वर्ष का है, और इंटू क्या हो जाएगा, 100 हो जाएगा, 10 दही 100 हो गया, और 7 दही 70 हो गया, यानी बुद्धि लब्धि जो है उसका 70 है। समझिए कि आपका बच्चा जो है वो किस प्रकार का है। ठीक है, 70 है, यानी वो मूर्ख बच्चा है। ठीक है, चलिए एक आप लोग बनाइएगा और यहाँ पर कमेंट कीजिएगा कि आपका आंसर क्या आ रहा है। ठीक है, चलिए बताइएगा। 10 वर्ष के बच्चा का मानसिक आयु 10 वर्ष ही है, वह किस प्रकार का बच्चा है, हरियाणा टेट 2019 में पूछा है। ठीक है, प्रतिभाशाली 140, सामान्य 100, प्रखर 120, तीव्र क्या है आपको बताना है। ठीक है, चलिए 10 वर्ष का बच्चा है, वास्तविक आयु 10 वर्ष ही है, और उसका मानसिक आयु भी 10 वर्ष के जैसा ही है। ठीक है, और इंटू 100 हो गया, तो 10 दही 100 हो गया, 10 दही 100, तो 90 से 110 के बीच में किस प्रकार का बच्चा होता है बताइए, तो वह सामान्य बच्चा होता है। ठीक है, सामान्य बच्चा होता है, और इसका बुद्धि लब्धि कितना है, 100 आया, यानी इसका राइट आंसर बच्चा सामान्य होगा और बुद्धि लब्धि 100 होगा। तो सामान्य और 100 जिसमें होगा वही आंसर होगा। तो देखिए बी, सामान्य और 100, यही इसका राइट आंसर हो जाएगा। क्लियर, चलिए नेक्स्ट देखिएगा। यहाँ पर सूत्र आपको दे करके हमने बना दिया है, बुद्धि लब्धि मानसिक आयु बट्टे वास्तविक आयु इंटू 100, 10 बट्टे 10 इंटू 100 बराबर 100, बुद्धि लब्धि 100 है, और यह बच्चा सामान्य बुद्धि का है। ठीक है, इस तरह से हमने एवं व्यापक मूल्यांकन में व्यापक शब्द का क्या अभिप्राय है, यूटेट उत्तराखंड टेट 2018 में पूछा गया है। ठीक है, सतत एवं व्यापक मूल्यांकन में व्यापक शब्द का क्या अर्थ है। ठीक है, कल की थ्योरी क्लासेज में आप लोगों ने सभी को देखा होगा। देखिए यहाँ पे 2 चीज़ आपको बताया गया था, सतत, हाँ ठीक है, सतत और व्यापक 2 हैं। सतत में क्या होता है, फॉर्मेटिव और समेटिव, यानी FA और ऐसे शामिल होता है सतत में। ठीक है,
और व्यापक में क्या क्या शामिल हो रहा था, बहुत अच्छी क्लासेज हमने आपको थ्योरी की दी थी। अगर सही लिखा होगा तो यहाँ पर राइट जरूर लिख के कमेंट कीजिएगा कि आपको कल का थ्योरी क्लास कैसा लगा। ठीक है, सतत एवं व्यापक मूल्यांकन का। अब रही बात तो यहाँ पर व्यापक में क्या होता है, तो व्यापक में होता है, देखिए ये जो व्यापक मूल्यांकन, क्योंकि सीसीई में हमने आपको बताया था कि 2 पार्ट में बढ़ गया, एक हो गया कंटिन्यूअस एवल्यूएशन और एक हो कंप्रहेंसिव एवल्यूएशन। ठीक है, तो कंटिन्यूअस और कंप्रहेंसिव 2 चीज़ होता है। तो कंटिन्यूअस मतलब लगातार परीक्षण और कंप्रहेंसिव मतलब उसके सभी पक्षों का ध्यान दिया जाता है। ठीक है, तो कंप्रहेंसिव में यानी एक कंप्रहेंसिव यानी व्यापक जो था उसमें 2 चीज़ था, क्या था, एक शैक्षिक क्षेत्र का मूल्यांकन किया जा रहा था और दूसरा स्वशैक्षिक क्षेत्र। ठीक है, स्वशैक्षिक क्षेत्र मतलब बच्चों का व्यवहार, बच्चों का आचरण, बच्चों का संज्ञानात्मक यानी भावात्मक पक्ष किस प्रकार का करता है, बच्चों के खेल कूद में गतिविधि, बच्चों का शिक्षक के प्रति व्यवहार, ये सभी चीज़ उसके जो होते हैं स्वशैक्षणिक में शामिल होते हैं। और शैक्षणिक में क्या था, तो शैक्षिक में आपको संज्ञानात्मक या शैक्षिक क्षेत्र कहिए तो उसमें गणित विज्ञान सभी विषयों को। तो यहाँ पे जो व्यापक में होता है उसमें क्या होता है, तो व्यापक में दोनों क्षेत्र मिला रहता है, संज्ञानात्मक और स्वसंज्ञानात्मक। इसी को कोई कहेगा शैक्षिक और स्वशैक्षिक, दोनों चीज़ होता है, देख लीजिएगा आप। ठीक है, चलिए राइट आंसर इसका क्या होगा, राइट आंसर सी होगा, ए और बी दोनों। क्लियर, चलिए नेक्स्ट। परीक्षा के स्थान पर सतत और व्यापक मूल्यांकन क्यों अधिक उपयुक्त है। ठीक है, परीक्षा जहाँ ली जाता था वार्षिक अर्धवार्षिक, उसके जगह पर सतत और व्यापक मूल्यांकन क्यों अधिक उपयुक्त है, पंजाब टेट 2016 का पूछा गया प्रश्न है। ठीक है, संज्ञानात्मक क्षेत्र का मूल्यांकन किया जाता है, ससंज्ञानात्मक क्षेत्र का मूल्यांकन किया जाता है। उसके बाद है आपको कि मूल्यांकन सतत और व्यापक क्षेत्र में आता है, उपयुक्त सभी। देखिए अभी परीक्षा लेने से अच्छा सतत और व्यापक मूल्यांकन सीसीई को लागू किया गया है। ठीक है, सीसीई को लागू किया, इसका मुख्य फायदा है कि इसमें संज्ञानात्मक क्षेत्र का भी बच्चा का पता चल जाता है, ससंज्ञानात्मक क्षेत्र का भी मूल्यांकन करते हैं लोग, और सतत और व्यापक क्षेत्र में भी हो जाता है। इसलिए अभी परीक्षा के जगह पर सतत और व्यापक मूल्यांकन करना अच्छा माना जाता है। ठीक है, चलिए नेक्स्ट है, मूल्यांकन का उद्देश्य है, जो हम मूल्यांकन करते हैं उसका उद्देश्य क्या है। उत्तराखंड टेट 2018 में पूछा गया है कि जो हम मूल्यांकन करते हैं, जो हम इवैल्यूएशन करते हैं, वो किस उद्देश्य से करते हैं। ठीक है, बच्चों को उत्तीर्ण अनुत्तीर्ण घोषित करने के लिए करते हैं, बच्चा क्या सीखता है जानता है इसको जानने के लिए करते हैं, बच्चों के सीखने में आई कठिनाइयों को जानने के लिए करते हैं, उपरोक्त सभी। ठीक है, देखिए मूल्यांकन का जो उद्देश्य है, ठीक है, मूल्यांकन का जो उद्देश्य है इसमें आपको यहाँ पर देखिए, मूल्यांकन में हम लोग उत्तीर्ण और अनुत्तीर्ण भी घोषित करने के लिए करते हैं, बच्चा क्या सीखता है जानता है उसको भी जानने के लिए करते हैं, बच्चे के सीखने में क्या कठिनाई आ रही है उसको भी जानने के लिए करते हैं, यानी राइट आंसर इसका डी हो जाएगा, उपरोक्त सभी हो जाएगा। ठीक है, इस उद्देश्य से हम लोग मूल्यांकन करते हैं कि बच्चा का कोई भी क्षेत्र न छूटे। ठीक है, निम्नलिखित में कौन सा वस्तुनिष्ठ प्रश्न है, आपको बताना है कि इसमें कौन सा प्रश्न वस्तुनिष्ठ प्रश्न है। हरियाणा टेट 2016 का पूछा गया है, लघुत्तरात्मक प्रश्न, मुक्त उत्तर वाला प्रश्न, सत्य असत्य वाला प्रश्न या निबंधात्मक वाला प्रश्न। ठीक है, वस्तुनिष्ठ मतलब 1 नंबर या 1 शब्दों में जिसका जवाब दिया जा सके। ठीक है, लघुत्तरात्मक तो बहुत ज़्यादा बड़ा होता है, मुक्त उत्तर वाले प्रश्न यानी बड़े छोटे होते हैं, सत्य असत्य ये देखिए वस्तुनिष्ठ प्रश्न है, अगर सत्य है तो हम टिक करेंगे, असत्य है तो काटेंगे, या सत्य है तो केवल सत्य लिखेंगे, असत्य है तो असत्य लिखेंगे। ये 1 शब्द वाले जो प्रश्न आते हैं वो यहाँ पे आपको वस्तुनिष्ठ के अंतर्गत आते हैं, यानी सत्य और असत्य या खाली स्थान भरने वाला जो प्रश्न होता है या 4 गो MCQ क्वेश्चन वो सभी वस्तुनिष्ठ होते हैं। ठीक है, तो राइट आंसर इसका सी होगा। विद्यालय आधारित आकलन मुख्य रूप से किस सिद्धांत पर आधारित होता है, विद्यालय में जो आकलन होता है वह किस सिद्धांत पर आधारित होता है। ठीक है, वह किस सिद्धांत पर आधारित होता है आपको बताना है। ठीक है, देखिए वाह्य परीक्षक की अपेक्षा शिक्षक अपने शिक्षार्थियों की क्षमता को बेहतर मानते हैं, किसी कीमत पर विद्यार्थियों को अच्छे ग्रेड देते हैं, वाह्य परीक्षक अधिक अंक देते हैं, कोई नहीं। ठीक है, देखिए विद्यालय आधारित आकलन का जो सिद्धांत है वो इस पर आधारित है कि जो बाहरी परीक्षक आएंगे, जो बाहरी परीक्षक करने वाले हमारे बच्चे को आएंगे, उसकी अपेक्षा जो वहाँ का शिक्षक है वो शिक्षार्थियों की क्षमता को बेहतर रूप से जानता है। ठीक है, मान लीजिए कि आप एक दिन के लिए आपका कहीं पर डिप्टेशन किसी विद्यालय में किया गया वहाँ परीक्षा लेने के लिए, तो उस बच्चों के बारे में आप जितना नहीं जान पाइएगा जितना वहाँ का शिक्षक जो प्रतिदिन पढ़ा रहा है वो उसको जान रहा है। ठीक है, तो इसका सिद्धांत इसी प्रकार करता है कि बाह्य परीक्षक की अपेक्षा शिक्षक अपने शिक्षार्थियों की क्षमता को बेहतर मानते हैं। ठीक है, ये आपको विद्यालय आधारित आकलन का सिद्धांत है।
ये यूपी टेट 2020 में पूछा गया था। ठीक है, देखिए सारे प्रश्न आपको हमने इसी तरह से सभी सब्जेक्ट का कवर अप यहाँ पे कर दिया है, जिसको आप पढ़ लेते हैं तो पास करने से यहाँ कोई रोक नहीं सकता है। ठीक है, और अच्छे से 2 बार 4 बार इसको देख लिए तो आपको 100+ करने में भी कोई रोक नहीं रहा है। ठीक है, इसलिए आप सभी यहाँ पे चाहे सीडीपी की क्लास है, चाहे हिंदी का है, चाहे आपका यहाँ पे ईवीएस का है या ज्योग्राफी सेशन है, ये हिस्ट्री है, सबका यहाँ पे हम इसी तरह से आपको सब्जेक्ट बाय सब्जेक्ट बना दे रहे हैं। आप यहाँ से पीडीएफ जरूर लेकर के परीक्षा में जाने से पहले तक जरूर पढ़ के जाइएगा। ठीक है, जिससे कि आपका अच्छा मार्क्स आ सके, नहीं तो फिर 2, 3, 4 नंबर के लिए अगर रोना रोइएगा किसी के पास तो ये आप सेल्फ उसका जिम्मेवार होंगे। ठीक है, तो आप जरूर यहाँ से लेकर के जुड़ करके ही क्लास कर लेंगे, सभी क्लासेस ले लेंगे। अगर सिंगल किन्हीं को पेपर लेना है तो 150 रुपये करके मिलेंगे, और बाकी अगर सभी के लिए लेना है क्षेत्रीय भाषा छोड़ के आपको 500 रुपये में सभी का पीडीएफ और उसका वीडियो, साथ में आपकी क्लासेज भी ज्वाइन करवा दी जा रही है बहुत ही चीप रेट में। इसलिए आप सभी अवश्य जुड़े और अभी जुड़े। ठीक है, चलिए अगला देखिएगा। ग्रेडिंग, कोडिंग, अंकन और क्रेडिट संचय प्रणाली का कुछ उदाहरण है। कौन सा उदाहरण है? ठीक है, कक्षा में बच्चों की स्थिति का निरूपण, आलेख पत्र में अकादमिक प्रगति, अधिगमकर्ताओं को उपलब्धि के आकलन करें, परीक्षा के उत्तर पत्रों का मूल्यांकन। ठीक है, तो यहाँ पर देखिए ग्रेडिंग क्या होता है, कोडिंग क्या होता है। तो यहाँ पे ग्रेडिंग कोडिंग हम क्या करते हैं, तो जो अधिगमकर्ता होते हैं, ठीक है, जो अधिगमकर्ता होते हैं, जो सीखने वाले होते हैं, उसकी उपलब्धि का हम लोग आकलन जो है यहाँ पे करते हैं। किसका माध्यम से? ग्रेडिंग कोडिंग के माध्यम से हम लोग करते हैं। और ग्रेडिंग कोडिंग किस में आता है? तो FA1 SA1 में हम लोग करते हैं। ठीक है, यानी फॉर्मेटिव असेसमेंट और समेटिव असेसमेंट में करते हैं। ठीक है, अधिगमकर्ताओं की उपलब्धि का आकलन शिक्षकों की सहायता करता है। जो अधिगमकर्ता होते हैं उसका उपलब्धि का जो हम आकलन करते हैं वो शिक्षकों को किस चीज़ में सहायता करता है? ये हरियाणा टेट 2021 का पूछा गया प्रश्न है। समूह बनाने में, सूची तैयार करने में, अधिगम विधि को और अधिक प्रभावशाली बनाने में, या प्रदर्शन का रिकॉर्ड रखने में। ठीक है, देखिए यदि अधिगमकर्ता का आप उपलब्धि का रिकॉर्ड रखे हैं, आकलन करते हैं, तो वो आपको किस चीज़ में सहायता करता है? वो आपको सहायता करेगा कि जो हमारा अधिगम विधि है उसको और अधिक प्रभावशाली कैसे बनाना है। ठीक है, जो आपका अधिगम विधि है, जो लर्निंग मटेरियल आपको है, उसको और अधिक किस तरह से प्रभावशाली बनाए जिससे कि बच्चा यहाँ उपलब्धि अधिक हो, उसका आकलन अच्छा हो। तो ये विधि अच्छा रहेगा कि अधिगम विधि को और अधिक प्रभावशाली बनाने में। ठीक है, राइट आंसर इसका सी हो जाएगा। निम्नलिखित में कौन सतत और व्यापक मूल्यांकन से संबंधित नहीं है? देखिए इसमें कौन सतत और व्यापक मूल्यांकन से संबंधित नहीं है आपको बताना है। पंजाब टेट 2016 का पूछा गया प्रश्न है। ठीक है, यह शिक्षण अधिगम प्रक्रिया का एक अभिन्न अंग है। ठीक है, दूसरा, यह विभिन्न शिक्षा क्षेत्रों में बच्चों की उपलब्धि पर केंद्रित है। यह बच्चों का केवल बौद्धिकता जांचता है। इससे भारत के शिक्षा अधिकार अधिनियम द्वारा अनिवार्य किया गया है। ठीक है, देखिए यहाँ केवल वाला जब शब्द आ जाएगा CCE में तो इसको एकदम रॉन्ग कर दीजिएगा, क्योंकि इसमें सब क्षेत्र का जांच होता है। तो यह बच्चों का केवल बौद्धिकता जांचता है, ये जो है आपका असत्य कथन है। ये असत्य कथन है। CCE क्या करता है? तो बच्चों के सभी क्षेत्रों का लगातार जाँच करता है। तो ये प्रश्न असत्य है। आपसे पूछा गया था कि इसमें कौन संबंधित नहीं है, तो जो असत्य है वही नहीं संबंधित है। क्या है? सतत और व्यापक मूल्यांकन शिक्षण अधिगम प्रक्रिया का एक अंग बना दिया गया है, इसको लागू कर दिया गया है, इस सभी को करना है। ठीक है, दूसरा है, यह विभिन्न क्षेत्रों में बच्चों को उपलब्धि पर केंद्रित है। तो CCE तो क्या करता है? बच्चों का विभिन्न क्षेत्रों में, व्यापक क्षेत्रों में इसका मूल्यांकन करता है। क्या करता है? व्यापक क्षेत्र में, जिसी को हम लोग व्यापक, जिसको वाइड एरिया में, विस्तृत क्षेत्र में करता है। यही तो CCE का कथन है। तो ये भी बिल्कुल CCE का कथन सही है। अब यहाँ पे देखिए लिख दिया, यह बच्चों का केवल बौद्धिकता, केवल तो कभी भी गलत हो जाए, केवल। ठीक है, यह बच्चों का केवल बौद्धिकता का जांच CCE नहीं करता है, उसके सभी क्षेत्रों का जांच करता है, केवल एक क्षेत्र का नहीं करता, इसलिए गलत है। इससे भारत के शिक्षा अधिकार अधिनियम द्वारा अनिवार्य किया गया, बिल्कुल सही है। CCE को सभी जगहों पर लागू कर दिया गया है, अधिकार अधिनियम का अनिवार्य कर दिया गया है। ठीक है, चलिए अगला, सतत और व्यापक मूल्यांकन का उद्देश्य क्या है? उत्तराखंड टेट 2018 में पूछा गया था। ठीक है, सतत और व्यापक मूल्यांकन का उद्देश्य क्या है? ठीक है, क्या उद्देश्य है? केवल बालक की तर्क शक्ति का मूल्यांकन। ठीक है, केवल शब्द आ गया है, देखिए ये हो सकता है कि आपको गलत हो जाए। विकास के सभी पक्षों का मूल्यांकन,
विकास के सभी पक्षों का मूल्यांकन एकदम बिल्कुल सही है। सतत और व्याकल मूल्यांकन में क्या होता है, सर्वांगीण विकास कहता है, ठीक है, सर्वांगीण विकास कहता है, ठीक है, इसलिए ये बिल्कुल सही है। उद्देश्य ये है। केवल छात्र के ज्ञान का मूल्यांकन केवल लग गया, बिल्कुल रॉन्ग, ये छात्र के ज्ञान कहीं नहीं करता है, ज्ञान में संज्ञानात्मक और ससंज्ञानात्मक दोनों करता है, भी गलत हो गया। केवल छात्र की समझ का करता है, ये भी गलत हो गया। यानी सतत और व्यापक मूल्यांकन का उद्देश्य इसमें जो चारों में है वह है विकास के सभी पक्षों का मूल्यांकन करता है, ठीक है। चलिए अगला है, सतत और व्यापक मूल्यांकन के विषय में निम्नलिखित में से कौन सा कथन असत्य है। सतत और व्यापक मूल्यांकन के विषय में निम्नलिखित में से कौन सा कथन असत्य है। सीजी टेट 2016 का पूछा गया प्रश्न है, ठीक है। असत्य कथन को चुनना है, ठीक है। यह शिक्षार्थियों के अंतराल को बढ़ाकर नियमित जांच नहीं करता है, बिल्कुल असत्य है। यह क्या करता है बोलिए, सतत और व्यापक मूल्यांकन क्या करता है, तो वह अंतराल को बढ़ाकर नियमित जांच करता है। यहाँ नहीं शब्द आगे इसलिए गलत है। शैक्षिक क्षेत्र का आकलन होता है, बिल्कुल है, सीसीई में शैक्षिक क्षेत्र का आकलन होता है, ठीक है। शैक्षिक क्षेत्र का आकलन होता है, बिल्कुल से शैक्षिक का भी होता है, शैक्षिक का भी होता है। उसके बाद और क्या दे रहा है, निर्माणात्मक और योगात्मक मूल्यांकन का जांच होता है, फॉर्मेटिव और समेटिव असेसमेंट का मूल्यांकन होता है, बिल्कुल सही। यानी बी भी सतत और व्यापक मूल्यांकन के लिए सही कह रहा है, सी भी सतत और व्यापक मूल्यांकन के लिए सही है, और डी भी सही है। तो इसमें पूछा था असत्य कौन है, गलत कौन सा एक कथन है इसमें, तो गलत है कि शिक्षार्थियों के अंतराल को बढ़ाकर नियमित जांच नहीं करता। ये नियमित जांच रहता तो हो जाता, इसलिए इसके अनुसार असत्य कथन कौन सा इसमें फर्स्ट है। बाकी तीनों कथन जो है आपका सत्य है, ठीक है। सीसीई का पूर्ण रूप है, सीसीई का पूर्ण रूप है, बहुत बार पूछा गया है, हो सके कि आपके एग्जाम में आ जाए। ये पंजाब टेट 2017 में पूछा गया था। तो सीसीई का पूर्ण रूप क्या है, तो यहाँ पे आपको हमने बताया था कंटिन्यूअस, सतत, और एक सी का मतलब था कॉम्प्रहेंसिव, और ई का मतलब था इवैल्यूएशन। यानी सतत और व्यापक मूल्यांकन कहते हैं। सतत और व्यापक मूल्यांकन किस में है, सी में है। अंग्रेजी वर्ड भी याद कर लीजिएगा, कभी कभी अंग्रेजी देता है। सी से है आपका कंटिन्यूअस, सी से आपका है कंटिन्यूअस एंड, और एक सी का मतलब कॉम्प्रहेंसिव, और ए का मतलब है एवैल्यूएशन, ठीक है। याद रखिएगा, अंग्रेजी में भी कभी कभी प्रश्न ऐसा पूछ दिया जाता है, ठीक है। अगला है, सतत एवं व्यापक मूल्यांकन में दूसरा सी का क्या अर्थ है। सतत एवं व्यापक मूल्यांकन में दूसरा सी का क्या अर्थ है, ठीक है। फर्स्ट सी का मतलब क्या है बताइएगा, कंटिन्यूअस है, कंटिन्यूअस जिसका मतलब होता है सतत, लगातार, ठीक है। और दूसरा सी का मतलब क्या है, कॉम्प्रीहेंसिव जिसका मतलब होता है व्यापक, उसका मतलब होता है समग्र, ठीक है। अब देखिए तो दूसरा सी में क्या होता है, तो उसमें शैक्षिक क्षेत्र और शैक्षिक क्षेत्र, या शैक्षणिक और शैक्षणिक क्षेत्र, तो दोनों क्षेत्र का मूल्यांकन होता है, ठीक है। व्यापक में शैक्षणिक क्षेत्र का भी होता है और शैक्षणिक क्षेत्र का भी होता है, ठीक है। शैक्षणिक क्षेत्र में क्या है, देखिए थ्योरी क्लासेज को आप लोग अच्छा से देख लीजिएगा, जो नहीं देखें थ्योरी क्लासेज इसका पार्ट 1 है, आप सभी कोई देख लीजिएगा, ठीक है। तो शैक्षणिक क्षेत्र का और शैक्षणिक दोनों का मूल्यांकन होता है। अब देखिए यहाँ पे, तो शैक्षणिक क्षेत्र में क्या हो गया, तो उस शैक्षणिक क्षेत्र में उसके शिक्षक जो पढ़ाने वाला विषय है, गणित, ठीक है, विज्ञान, समाजशास्त्र, हिंदी, अंग्रेजी, इसका जांच। और शैक्षणिक में शिक्षक के प्रति व्यवहार, ठीक है, बच्चों के प्रति व्यवहार, स्कूल में ड्रेस किस प्रकार का है, उसका व्यवहार किस प्रकार का है, खेलकूद में रुचि कैसे, ये उसके शैक्षिक पक्ष है, ठीक है। शैक्षिक है, ये शैक्षिक, दोनों पक्ष का जो होता है वो दूसरा सी में आता है, व्यापक मूल्यांकन में आता है, ठीक है। चलिए, सीसीई का मुख्य उद्देश्य क्या है, आपको बताना है कि सीसीई का मुख्य उद्देश्य क्या है। यूपी टेट 2017, ठीक है। सीसीई का मुख्य उद्देश्य क्या है, छात्रों को रैंक देना, रटने की प्रवृत्ति को बढ़ावा देना, सीखने की प्रक्रिया के दौरान छात्र की प्रगति का मूल्यांकन करना, केवल परीक्षा का डर पैदा करना। सीसीई का मुख्य उद्देश्य क्या है, ठीक है। तो छात्रों को रैंक देना ये सीसीई का उद्देश्य नहीं है। रटने की प्रवृत्ति को बढ़ाना ये सीसीई का उद्देश्य नहीं है। सीखने की प्रक्रिया के दौरान छात्र की प्रगति का मूल्यांकन करना ये सीसीई का मुख्य उद्देश्य है, ठीक है। कि सीखने की प्रक्रिया के दौरान लगातार उसकी प्रगति का हम लोग क्या करते हैं, मूल्यांकन करते रहते हैं, ठीक है। केवल परीक्षण का डर पैदा करना, केवल परीक्षण का डर पैदा करना, ये भी बिल्कुल गलत है, यानी राइट आंसर आपका सी हो जाएगा। क्लियर, राइट आंसर सी हो जाएगा। निम्नलिखित में कौन सीसीई का एक उपकरण नहीं है, इसमें कौन सा ऐसा है उपकरण जो सीसीई का उपकरण नहीं है, ठीक है। पंजाब टेट 2019 में पूछ दिया। पोर्टफोलियो, चेकलिस्ट, वार्षिक बोर्ड परीक्षा, उपाख्यानात्मक त्रिकोण, ठीक है। देखिए आपको जो यहाँ पे हमने सी कंटिन्यूअस वाला बताया था,
तो कंटिन्यूस वाला में आपका एफ है और ए से। तो एफ ए का जांच किससे होता है? तो उसके पोर्टफोलियो से, उसके चेक लिस्ट से, उसके उपाध्यायों में रिकॉर्ड से। बोर्ड परीक्षा से इसका कोई संबंध नहीं है सीसीई का, ठीक है। बोर्ड परीक्षा इसके आंकन का उपकरण नहीं है। क्लियर? तो आपको थ्योरी क्लासेस में ये पूरा क्लियर कर दिया गया था, आप देख लिए होंगे और अभी भी आप समझ गए होंगे, ठीक है। तो पोर्टफोलियो जो है उपकरण है सीसीई का, चेकलिस्ट सीसीई का उपकरण है, और उपाख्यानात्मक रिकॉर्ड जो है वो भी सीसीई का उपकरण है। वार्षिक बोर्ड परीक्षा इसका उपकरण नहीं है, इसलिए राइट आंसर इसका यहाँ पे सी हो जाएगा, ठीक है। मूल्यांकन की वह प्रक्रिया जो शिक्षण अधिगम प्रक्रिया के साथ चलती है कहलाती है। उत्तराखंड टेट 2018 में पूछा गया है, ठीक है। योगात्मक मूल्यांकन, निर्माणात्मक मूल्यांकन, वाह्य मूल्यांकन, या आपका है कोई नहीं, ठीक है। तो देखिए यहाँ पे मूल्यांकन की वह प्रक्रिया जो शिक्षण अधिगम प्रक्रिया के साथ चलती है, ठीक है। जैसे आज हमने इस चैप्टर को पढ़ाया और उसके बाद उसका मूल्यांकन कर लिया, ठीक है। तो एक क्या कहलाएगा? ये एफए कहलाएगा, फॉर्मेटिव असेसमेंट कहलाएगा, जो हम उस चैप्टर का हर महीना पर 2 महीना पर लेते हैं, ठीक है। फॉर्मेटिव असेसमेंट या इसी को कहते हैं हम लोग निर्माणात्मक मूल्यांकन, ठीक है। तो ये कौन सा है जो अधिगम के साथ चलते रहता है? तो है आपका निर्माणात्मक मूल्यांकन, फॉर्मेटिव असेसमेंट कहलाता है, ठीक है। चलिए, निर्माणात्मक मूल्यांकन एफए साल भर में कितनी बार होता है? रीट 2016 में आया हुआ, ठीक है। जो निर्माणात्मक मूल्यांकन एफए जो है 4 पार्ट में होता है, FA1, FA2, FA3 और FA4 होता है ना, 4 पार्ट में। तो ये 4 पार्ट में 2 को हाफ ईयरली के लिए है और 2 को एनुअली के लिए होता है। तो ये 4 बार होता है, क्लियर। तो 4 इसका आंसर हो जाएगा, डी इसका आंसर हो जाएगा, ठीक है। सीसीई शिक्षार्थियों में किस गुण का विकास करता है? रीट 2018 का पूछा गया प्रश्न है, ठीक है। सीसीई जो है शिक्षार्थियों में किस गुण का विकास करता है? स्वमूल्यांकन, रचनात्मक, आलोचनात्मक, सभी। तो सीसीई जो है शिक्षार्थियों में सेल्फ असेसमेंट भी सिखाता है, फॉर्मेटिव असेसमेंट भी देता है, आलोचनात्मक सोच भी सिखाता है, यानी राइट आंसर इसका सभी हो जाएगा, डी हो जाएगा इसका राइट आंसर, ठीक है। सीसीई में पहला सी का क्या अर्थ है बताइएगा? सीसीई में जो पहला सी है उसका क्या अर्थ है? पंजाब टेट 2016 में पूछा है। महीने में एक बार परीक्षा लेना, नियमित अंतराल पर छात्र की प्रगति का आकलन करना, वर्ष के अंत में केवल अर्धवार्षिक। महीने में एक बार परीक्षा लेना ये बिल्कुल नहीं है पहला सी का अर्थ। पहला सी का अर्थ है कि कंटिन्यूअस, यानी नियमित, चाहे आप महीना में एक बार लीजिए, चाहे 2 महीना पर एक बार लीजिए, लेकिन 2 महीना पर जब आप नियम बना दिए तो हर 2 महीना पर होना चाहिए। मतलब नियमित अंतराल पर छात्र की प्रगति का आकलन करना ही फर्स्ट सी का अर्थ है। कंटिन्यूअस इवैल्यूएशन, नियमित सतत मूल्यांकन होता है, नियमित अंतराल पर छात्र की प्रगति का आकलन होता है, किसमें? फर्स्ट सी में, ठीक है। चलिए, पियाजे के अनुसार संज्ञानात्मक बाल विकास की कितनी अवस्थाएं हैं बताइए? पियाजे साहब को हमने बोला था, क्या बोला था आप सभी को, कि आप सभी छोड़ के नहीं जाइएगा, नहीं तो पियाजे आपको छोड़ के आ जाएंगे। तो पियाजे के अनुसार संज्ञानात्मक बाल विकास की कितनी अवस्थाएं आप सभी बताइएगा? तो बाल विकास की 4 अवस्थाएं हैं, ठीक है, 4 अवस्थाएं हैं, ठीक है। उसको याद करने के लिए हमने अभी आपको बताया था, क्या बताया था? सबने पूरी की मूर्ति आपकी, सबने पूरी की मूर्ति आपकी। देखिए इसी का सबने, स से संवेदी गामक अवस्था होता है, जन्म से 2 वर्ष। अब पूरी में पू से पूर्व संक्रियात्मक अवस्था होता है, सेकेंड वाला। अब मूर्ति में मुँह से मूर्त संक्रियात्मक अवस्था है, थर्ड वाला। अब मूर्ति पूरी में यहाँ पर औपचारिक या अमूर्त संक्रियात्मक अवस्था होगा, ये चौथा स्टेज हो गया, ठीक है। याद कर लीजिएगा सभी को, यहाँ से प्रश्न छोड़ के नहीं जाइएगा, भर के यहाँ से प्रश्न देगा, छोड़ के जाइएगा तो निराश होकर आइएगा, इसलिए पकड़ लीजिएगा इसको, ठीक है। पियाजे की प्रथम अवस्था किस नाम से जानी जाती है बताइए? पूर्व संक्रियात्मक अवस्था, मूर्त संक्रियात्मक अवस्था, औपचारिक संक्रियात्मक अवस्था या संवेदी गामक अवस्था, ठीक है। क्या होता है? तो पियाजे के लिए ट्रिक क्या बोल रहे थे आपको, कि सबने पूरी की मूर्ति आपकी। तो सबने में स और स होता है संवेदी गामक अवस्था या पेशीय अवस्था हम लोग जिसको कहते हैं, ठीक है। तो राइट आंसर इसका डी हो जाएगा। पियाजे के अनुसार 7 से 11 वर्ष की अवस्था क्या कहलाती है? पियाजे के अनुसार 7 से 11 वर्ष की अवस्था क्या कहलाती है बताइए? 7 से, तो अवस्था कैसे आप लोग याद किए हैं? तो 0 से 2, फिर 2 से 7, फिर 7 से 11। और क्या होता है? सबने पूरी की मूर्ति आपकी, ठीक है। संवेदीगामक अवस्था, यहाँ पे पूरी पूर्व संक्रियात्मक अवस्था,
मूर्ति में मुंह से मूर्त संक्रियात्मक अवस्था, और ये ऊपर जाइएगा तो अमूर्त, तो ये मूर्त संक्रियात्मक अवस्था हो गया। राइट आंसर इसका बी हो जाएगा। देखिए प्रश्न ये जेटेट में भी पूछा गया था, बार बार प्रश्न आता है, बस ये चारों को आप देख लीजिएगा, उसके बाद यहाँ से एक प्रश्न आपका, एक दो प्रश्न जो भी आएगा वो अवश्य ही पकड़ा जाएगा। ठीक है, जिन प्याजे साहब से एक प्रश्न तो आप लोग एग्जाम देते होंगे तो आप लोग देखे होंगे एक प्रश्न आपका छपा रहता है, और ये एज वाला तो बार बार रहता है। ठीक है, तो देखिए यहाँ पे फिर से हमने आपके लिए बना दिया है, फिर से यहाँ पे चार्ट बना दिया है, जो नोट्स बना रहे हैं तो एक बार देखिए यहाँ पे आपको सबने पूरी की मूर्ति आपकी। ठीक है, बन गया ना यहाँ से ट्रिक। चलिए, औपचारिक या अमूर्त संक्रियात्मक अवस्था की उम्र क्या है, बताइए। औपचारिक या अमूर्त संक्रियात्मक अवस्था की उम्र क्या है? तो जन्म से 24 माह, ये तो आपको शुरू से है, इसलिए संवेदीगामक अवस्था या इसको पेशीय अवस्था भी कहते हैं। ठीक है, पूरी यानी पूर्व संक्रियात्मक अवस्था जिसको 2 से 7 वर्ष कहते हैं। सबने पूरी की मूर्ति। ठीक है, पूर्व संक्रियात्मक मूर्त संक्रियात्मक अवस्था 7 से 11 वर्ष, और ऊपर हो जाता है औपचारिक या अमूर्त संक्रियात्मक अवस्था जो चलता है 11 वर्ष के बाद या 11 वर्ष के ऊपर, जिसको हम लोग कहते हैं औपचारिक या अमूर्त संक्रियात्मक अवस्था के नाम से जानते हैं, यानी 11 वर्ष के बाद यह शुरू होता है। ठीक है, बाल विकास का जीन पियाजे के सिद्धांत का आधार क्या है? बाल विकास के जीन पियाजे साहब का सिद्धांत का आधार क्या है आपको बताना है। ठीक है, बाल विकास के लिए जो जीन पियाजे का सिद्धांत दिया गया है वो किस आधार पर आधारित है? मनोविश्लेषण के आधार पर, नैतिक विकास के आधार पर, मनोसामाजिक विकास के आधार पर, या संज्ञानात्मक विकास के आधार पर। ठीक है, तो बालक का विकास जीन पियाजे साहब ने दिया वो किसके आधार पर है आपको? तो संज्ञानात्मक विकास के आधार पर दिया गया है। ठीक है, तो जीन पियाजे साहब ने बाल विकास के कौन सा सिद्धांत का आधार दिया है? तो संज्ञानात्मक विकास का आधार दिया है। ठीक है, देखिए यहाँ पे लिख दिए हैं, मनोविश्लेषण का सिद्धांत सिगमंड फ्राइड ने दिया है, नैतिक विकास का सिद्धांत कोहलवर्ग ने दिया है, मनोसामाजिक विकास का सिद्धांत एरिक्सन ने दिया है, और संज्ञानात्मक विकास का सिद्धांत जीन पियाजे साहब के द्वारा दिया गया है। याद रखिएगा, सिद्धांत याद रखिएगा, आपका प्रश्न में यहाँ से छप रहा है। ठीक है, चलिए अगला प्रश्न आया हुआ था, देखिए संज्ञानात्मक विकास का पिता किससे कहा जाता है? स्टैनली हॉल को, प्रेयर को, पियाजे को, वांस्टन को। ठीक है, तो संज्ञानात्मक विकास का पिता किसको कहा जाता है? पियाजे को कहा जाता है। देखिए अभी इसके बाद जो हम लोग यहाँ पर ऑब्जेक्टिव को भी करेंगे, ठीक है, ऑब्जेक्टिव भी कर रहे हैं, इसका और टॉपिक चलेगा जिसमें आपको ऑब्जेक्टिव होगा, तो उस ऑब्जेक्टिव में हम आपको दिखाएंगे कि किस राज्य में कहाँ से प्रश्न पूछा गया है जीन पियाजे का। इसलिए आप सभी जुड़े रहिएगा। जो चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। जेटेट के लिए आपको हम यहाँ पे आपके अनुसार JCERT किताब से हैंड रिटेन नोट्स बना के आपको प्रोवाइड कर रहे हैं, जो कि आप कम पढ़ के ज़्यादा अंक उठाइएगा, हूबहू प्रश्न यहाँ से भिड़ेगा। ठीक है, इसलिए आप सभी को जैसे ही मिलता है आप यहाँ से फ़ोन करके ज़रूर जुड़ जाइए। बहुत ही चीप रेट पर आपको सारे PDF वीडियो और क्लासेज मुहैया करवा जा रही है, सिर्फ और सिर्फ 500 रुपये में। तो आप यहाँ से जुड़ करके अवश्य तैयारी कीजिएगा। मोबाइल नंबर आपको दिया गया है, नहीं तो एक बार मोबाइल नंबर आप लिख लीजिएगा, 9631054226 पर आप संपर्क कर सकते हैं, और यहाँ से जुड़ करके आप तैयारी कीजिएगा, जिससे आपको यहाँ पर रिजल्ट 100% होगा। इसलिए आप सभी अभी का अवश्य जुड़िएगा। ठीक है, चलिए पूर्व संक्रियात्मक अवस्था है, बताइए पूर्व संक्रियात्मक अवस्था क्या है बताइए। तो पूर्व संक्रियात्मक क्या था? सबने में स से संवेदीगामक अवस्था, ये 0 से 2 वर्ष था। सबने पूरी मतलब यहाँ पे पूरी में पूर्व से पूर्व संक्रियात्मक अवस्था, तो 2 के बाद 2 से 7 था, तो पूर्व संक्रियात्मक अवस्था आपसे पूछा, तो 2 से 7 किस में? बी में है, तो राइट आंसर आपका बी हो जाएगा। क्लियर? तो एक बार देखिए, यदि आप इसको याद कर लेते हैं तो बार बार किसी भी तरह से प्रश्न घुमा के फिरा के पूछता है, आप वहाँ को रटने की आवश्यकता नहीं है, आपको सिर्फ एक जगह रटना है और वहीं पे आपको काम करना है। पियाजे के अनुसार संज्ञानात्मक विकास की तृतीय अवस्था कौन सी है? बता दीजिएगा, फटाक से बताइएगा। क्या प्रश्न था? सबने पूरी मूर्ति की आपकी। ठीक है, सबने मतलब संवेदीगामक अवस्था, ये पहली अवस्था है। पूर्व संक्रियात्मक अवस्था दूसरा बार लिखा हुआ, इसलिए दूसरी अवस्था है। मूर्त संक्रियात्मक अवस्था तीसरा बार लिखा हुआ, ये तीसरी अवस्था है। अमूर्त संक्रियात्मक अवस्था ये चौथा बार लिखा हुआ, ये चौथी संक्रियात्मक अवस्था। ठीक है, तो आपको तृतीय अवस्था पूछा है, तो तृतीय कौन जा रहा है? मूर्त संक्रियात्मक अवस्था जा रहा है। राइट आंसर आपका मूर्त संक्रियात्मक अवस्था हो जाएगा। ठीक है।